नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज में आगे बढ़ते हुए इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने की कोशिश करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू होता क्या है और कैसे एक स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। In finance, intrinsic value or fundamental value is the true, inherent and essential value of an asset independent of its market value। सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है जो ट्रू वैल्यू होती है स्टॉक की। तो एसेट यानी कि कौन सा भी एसेट हो सकता है, यहाँ पर हम स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टॉक्स का जो इंट्रिंसिक ट्रू वैल्यू होता है, इनहेरेंट वैल्यू जो उसकी रियल कीमत है, उसे ही कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि अलग हो सकता है मार्केट वैल्यू से। सपोज स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2000 पे, लेकिन उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो है 200 रुपए। तो ऐसा हो सकता है मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू में फर्क देखने को मिल सकता है। स्टॉक अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ट्रेड करता है तो कहा जाता है फेयरली वैल्यूड है, अगर नीचे ट्रेड करता है तो अंडर वैल्यूड है, ऊपर ट्रेड करता है तो ओवर वैल्यूड है। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाती है ये जानना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला हम आपके लिए लाए हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के अलग अलग बेसिस होते हैं। हम किसी को भी गलत या सही नहीं बता सकते, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर ये माना जाता है क्योंकि ये मिस्टर बेंजामिन ग्राहम के द्वारा दिया गया है। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम जो कि वॉरेन बफेट जे के भी गुरु माने जाते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला है V इज इक्वल टू EPS इंटू 8.5 प्लस 2G इंटू 4.4 डिवाइडेड बाई Y। तो इन सभी चीजों का मतलब भी समझेंगे। V यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि हमें ढूंढना है। EPS तो आपको बताइए अर्निंग पर शेयर, पिछले 12 सालों की अर्निंग पर शेयर यहाँ पर ली जाएगी। 8.5 एज ए स्टैंडर्ड लिया गया है, द सजेस्टेड पी रेशियो फॉर अ नो ग्रोथ कंपनी। अगर बात करें G के बारे में तो उसका मतलब है द कंपनीज लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ एस्टिमेट। तो यहाँ पर हम सेल्स ग्रोथ ले सकते हैं, अलग अलग साल के मुताबिक भी ले सकते हैं। कोई 3 साल का लेता है, कोई 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का लेता है। तो हम क्या लेंगे वो आगे आने वाले पार्ट में पता चलेगा। नेक्स्ट है 4.4, तो ये है एवरेज यील्ड ऑफ अ हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड। इसे भी एज ए स्टैंडर्ड मिस्टर बेंजामिन ग्राहम ने डिसाइड किया है। नेक्स्ट है वाई का मतलब है करंट यील्ड ऑन अ 20 ईयर ट्रिपल ए कॉर्पोरेट बॉन्ड, यानी कि हमारे देश में इंडिया में 20 ईयर बॉन्ड यील्ड क्या है, उसका एवरेज क्या है, उसी को वाई कहा जाता है। फॉर्मूला तो आपके सामने है, लेकिन एक एग्जाम्पल भी लेंगे जिससे समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी अर्निंग पर शेयर की, साथ ही साथ सेल्स ग्रोथ की, और हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर एवरेज बॉन्ड यील्ड की। तो screener.com से मैंने यहाँ पर डेटा लिया है। EPS पिछले साल का है 22.15 रुपीज़। सेल्स ग्रोथ मैंने कंसिडर किया है 7 साल की। आप अपने हिसाब से 3 साल की, 5 साल की, 7 साल की या 10 साल की भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी पसंद है 7 साल की लेना। 7% की हमें यहाँ पर सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर बात करें यहाँ पर बॉन्ड यील्ड के बारे में तो पिछले 20 सालों की जो बॉन्ड यील्ड देखने को मिल रही है वो है 6.553% की। तो सारी वैल्यूज इनपुट करने के बाद यहाँ पर EPS को डालने के बाद, साथ ही साथ सेल्स ग्रोथ को डालने के बाद, यहाँ पर बॉन्ड यील्ड को डालने के बाद जो वैल्यू SBI की निकल कर आती है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो है 334 रुपीज़ की। तो क्या यहाँ पर हमें बाय करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक हमें नीचे चलता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम किसी भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं या नहीं, उसको जानने की भी कोशिश करते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले के बेस पर इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देंगे तो आप यहां पर गलत भी जा सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमने कंसीडर किया है EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर, साथ ही साथ सेल्स ग्रोथ को कंसीडर किया, बॉन्ड यील्ड को कंसीडर किया, लेकिन इससे भी कई ज्यादा और भी चीजें होती है जो कि हम यहां पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कंपनी पर कितना कर्जा है, कंपनी का पिछले 5 सालों का फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन क्या रहा है, कंपनी का इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है यहाँ पर दिखाई दे रही है, कंपनी का मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है। ये हम सब सारी चीजें यहां से पता नहीं लगा सकते। हमने देखा SBI की इंट्रिंसिक वैल्यू है 334 यानी कि 300 के ऊपर है, फिर भी स्टॉक हमें 200 के आसपास स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका रीजन क्या है कि उसे बार बार SBI को फोर्स किया जाता है कि येस बैंक जैसी कोई भी घटना होती है तो वहां पर उसे कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ता है, तो उसी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये फैक्टर इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में इंक्लूड नहीं किया जाता, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले के बेस पर इन्वेस्टिंग करना गलत हो सकता है।
इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है पूरे फंडामेंटल एनालिसिस का। एक ही फॉर्मूले से अगर इंट्रिंसिक वैल्यू पता चल जाती तो लोग यहाँ पर कब के करोड़पति बन चुके होते, लेकिन शेयर मार्केट इतना ज़्यादा ईजी नहीं है। अलग अलग फैक्टर्स यहाँ पर हमें नोट डाउन करने पड़ते हैं और इसीलिए मैंने फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज भी बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे प्लीज़ देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट ईजी भाषा में यहाँ पर आपको समझ में आ जाएंगे। और ये वीडियो में हमारी एक कोशिश थी कि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है उसके बारे में एक एग्जांपल दिया गया था। तो अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आती है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।